सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 समकालीन भारत, जिसमें आपकी जियोग्राफी है, भूगोल। उसका जो चैप्टर है प्रथम, जो अध्याय है प्रथम, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, यानी विकास और संसाधन। तो विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये संसाधन और विकास क्या है। जो संसाधन है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से साधारण रूप से कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं चारों ओर, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वे संसाधन हैं। मान लेते हैं कि हमें, जैसे कि गाड़ी में जाना है, कार में, और उसमें पेट्रोल भरवाएंगे, तो वो पेट्रोल क्या है, हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देता है। तो ये क्या है, संसाधन। तो इस प्रकार से संसाधन बहुत सारे जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ट्रायंगल दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा, ये ट्रायंगल दे रखा है, भौतिक, पर्यावरण, संस्थाएं और प्रौद्योगिकी। यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन प्राकृतिक और मानवीय, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य यानी उनका वे संसाधन जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको क्या हम बार बार यूज कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अनवीनीकरण जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये कोयला है तो इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल है तो इसको भी बार बार यूज़ नहीं कर सकते, यानी एक बार में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। और कोयला है वो भी एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। और नवीनीकरण योग्य जो संसाधन है उनको भी दो भागों में विभाजित किए गए, सतत और जैव को भी दो भागों में, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं मानवीय में संरचनाएँ एवं संस्थाएं और इसमें मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो संसाधन है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी संसाधनों का जो वर्गीकरण है, यानी उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनका जो उत्पत्ति कैसे, उत्पत्ति मीन्स यानी इनका जो उत्पत्ति हुई है किस प्रकार से हुई है, उसके आधार पर, इनको उत्पत्ति के आधार पर इनका जो जैव और अजैव। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैव और अजैव। फिर है साम्यता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण। फिर है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और फिर विकास स्तर के आधार पर तीन, इसमें भी संभावी, विकसित, भंडार और संचित खोज। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो संसाधनों के प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनका उत्पादन किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से हुई है। जो जैव संसाधन है इनकी प्राप्ति किससे हुई है, जीवमंडल से हुई है। और इनमें जीवन व्याप्त है। जैवमंडल वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति है जीवमंडल से हुई, और इनमें क्या है, जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन, ये पशुधन, ये सारे क्या है, जैव संसाधन है। वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात हो गया, मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया, और मनुष्य। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव हैं, क्या है, निर्जीव वस्तुओं से बने, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हैं, धातुएं हैं, पर्वत है, पठार, ये सारे क्या है विद्यार्थियों, सारे क्या है, अजैव संसाधन है। यानी इसमें जीवन नहीं है, जीव नहीं है, निर्जीव हैं। और ये क्या है, ये यहाँ पर विद्यार्थियों सजीव है। क्या है, सजीव। इनमें क्या है, जीवन है। जैव संसाधन जिसमें जीवन है, और अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यार्थियों, साम्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य वे संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी नवीनीकरण योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप,
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और तो ये क्या है, सारे क्या है, नवीनीकरण, यानी इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है, पवन ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार ही यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनको एक बार यूज करने के बाद ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये अनवीनीकरण संसाधन हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी दो भागों में संसाधनों को बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जो उन पर व्यक्ति का खुद का ही स्वामित्व होता है। किसका, व्यक्ति का खुद का ही। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो आपका घर है वो भी व्यक्तिगत है, और आपकी जो कार है, बाइक है, ये सारे क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत हो गया। अब आप देखिएगा सामुदायिक। सामुदायिक यानी एक व्यक्ति का अधिकार न होके कुछ लोगों का अधिकार। जैसे कि आप देख सकते हैं, तालाब है, शमशान भूमि है, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, सामुदायिक संसाधन हो गए। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। सामुदायिक, इसमें पिकनिक भी हो सकता है, सार्वजनिक पार्क हो सकता है, पिकनिक और स्थल और खेल के मैदान, ये सारे क्या हो गए, सामुदायिक। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन हैं और जिन पर क्या है, देश की सरकार का कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसमें एक देश का अधिकार न होकर बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। जैसे कि तटरेखा 200 समुद्री मील दूरी, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, विकास स्तर के आधार पर जो रिसोर्सेज है संसाधन के, संभावी संसाधन, ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ये क्या, संभावी संसाधन वे संसाधन जो क्या है, विद्यमान तो नहीं, यानी होते तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, वो क्या है, संभाव्य संसाधन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन जो है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और विकसित संसाधन वो है और उनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता और क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, ये सारे चिन्हित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप, भंडार। क्या है, भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अभाव में उनको पहुंच से बाहर, यानी तकनीकी आधार पर इनको यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, संचित कोष। क्या है, संचित कोष, ये भी संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, संसाधनों का विकास, यानी जो संसाधन हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जाए, ये सारे दे रखे इसमें। तो इनका क्या है कि संसाधन है, मानव अपने क्या है, इनका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, तो इनका किस प्रकार से विकास किया जाए, कौन कौन सी निम्नलिखित जो मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्ति अपने लालच के कारण क्या करते हैं, संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसमें अमीरों के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन गरीबों के पास कुछ ही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, जो संसाधन है उनका भी अंधाधुंध शोषण किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, संसाधन समस्या हो रही है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण की बिना नुकसान पहुँचाए, यानी जो है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, ये क्या है, सतत पोषणीय विकास। फिर यहाँ पर ये आपके विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट रहने वाला, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो रियो डी जेनेरियो है कौन से देश में, ब्राज़ील में ये स्थान है, और जून 1992 में हुआ था। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। क्या था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। और इसका जो मुख्य क्या था कि जो
यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक पोषण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और सभी ने सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। अब देखिएगा एजेंडा जो 21 है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा है। क्या है? एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या था इसका जो मुख्य एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये एक कार्यसूची थी जिसका उद्देश्य समान हितों, इसका जो गरीबी और रोगों से निपटना एजेंडा का 21 का जो मुख्य उद्देश्य था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा संसाधन नियोजन, यानी जो संसाधन है उनका नियोजन किस प्रकार से कर रही है सरकार, इसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से हो रहा है। भारत में संसाधन नियोजन, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जाएगी। क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किसी राज्य में तो बहुत सारे ऊर्जा संसाधन हैं लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन से प्रदेश में कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ खनिज पाए जा रहे हैं उनकी एक सूची बनाएंगे और फिर उनका सर्वेक्षण करेंगे, उसका मानचित्र बनाएंगे और उनकी गुण क्या है, मात्रा कितनी, ये सारा मापन करेंगे। फिर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल क्या है, ये सारा। फिर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं दोनों में क्या करेंगे? समन्वय स्थापित करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं संसाधनों का संरक्षण, यानी जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका कंजर्वेशन, यानी संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो क्यों ज़रूरत है संसाधनों को? जब तक हम जैसे कोई भी है रिसोर्सेज संसाधन, उनका अगर हम लिमिट से सीमित से उपयोग नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो वाटर है, जल है, ये भी क्या है? संसाधन है और इनका हम बहुत सारा उपयोग करेंगे, सीमित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो कंजर्वेशन है, संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। आवश्यकता तो पूर्ति कर सकती है लेकिन लालच के लिए नहीं। कहा जा रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। कुछ जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, लोग हैं, जो क्या है इसको शोषण कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भू संसाधन, पहला जो संसाधन है क्या है? भू संसाधन। जो भूमि है, भूमि भी क्या है विद्यार्थियों? संसाधन है। क्या है? संसाधन। वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे भूमि पर हम खेती करते हैं, भूमि पर हम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम भूमि पर रहते हैं। इसी प्रकार अनेक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, सारा ये जो क्रियाएं हैं सारी की सारी भू संसाधन पर ही हो रही है, आपको पता है। और फिर नेक्स्ट देख सकते हैं जो 43% भाग है वो क्या है? लगभग 43% भाग है मैदानी है और जो पर्वतीय भाग है वो कितना? 30% भाग है। और पठारी भाग विद्यार्थियों कितना है? पठारी भाग कितना है? 27%। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये कितना है? मैदानी भाग 43%, पर्वतीय भाग कितना? 30% और ये पठारी भाग कितना? 27%। नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा भू उपयोग, यानी भूमि के क्या क्या उपयोग है। वन कृषि के लिए, प्रतिभूमि के लिए, कृषि योग्य, इसको भी अलग अलग स्थायी चारागाह, अन्य गोचर, विविध वृक्ष, कृषि योग्य बंजर भूमि, तो ये सारे क्या है? प्रतिभूमि, ये सारे भूमि के उपयोग हैं। फिर है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में आप देख सकते हैं टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
जिसका 93% भाग ही हम उपयोग कर रहे हैं, और जो 7% आंकड़े हैं वो कुछ आंकड़े चीन के पास है और कुछ आपके पाकिस्तान के पास है। जैसे आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित की जानकारी है, इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी जो वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 निर्धारित की गई, उनमें 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का होना अति आवश्यक था। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप विद्यार्थियों, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या है? यानी भूमि का जो कटाव है या उपजाऊपन में कमी होना क्या है? भूमि निम्नीकरण है। तो इनका संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं वो यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हैं। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत हैं। वनों के अंतर्गत 56% क्षेत्र जल अपर्दित हैं और शेष लवणीय और सारीय हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन में भी भूमि के निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभाई है। तो आप देख सकते हैं ये भूमि का जो उपजाऊपन है, निम्नीकरण क्यों हो रहा है? क्यों मानव है क्या कर रहा है? वनों को काट रहा है, अत्यधिक सिंचाई कर रहा है और अत्यधिक पशुओं को चरा रहा है। तो उससे क्या है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों यहाँ देख सकते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को कैसे हम ठीक करेंगे, इनकी समस्याओं को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो अत्यधिक सिंचाई है उसको कम सिंचाई करेंगे और जो पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा चराते थे वो कम करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ये जो है इनका भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जो रेतीले है वहाँ पर भी वृक्षारोपण करेंगे। नेक्स्ट है मृदा संसाधन। क्या है? मृदा संसाधन यानी मिट्टी है, मिट्टी संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। तो मृदाओं का भी जो वर्गीकरण है बहुत प्रकार से किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मृदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है जो यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। क्या है? महत्वपूर्ण मृदा है। यह उत्तरी मैदान, जो हमारा उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निष्पेषों से बनी हुई है। जलोढ़ मृदा है जो महत्वपूर्ण मृदा है भारत की, और जो भारत का उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और इसमें ये जो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र द्वारा निष्पेष को लाई गई से ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे से ही जलोढ़ मृदा से बने। ये सारे किससे बने हुए हैं? जलोढ़ मृदा से बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। पुराना जलोढ़ जो बांगर है ये इसमें क्या है? मोटे कंकड़ है, मोटे कण हैं, और जो नया जलोढ़ है, खादर है, इसमें छोटे छोटे कण हैं। तो जो खादर है वो उपजाऊ मृदा है और जो बांगर है वो उपजाऊ मृदा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये अधिकतर जो खेती है जो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, ये गन्ने, चावल और गेहूं के लिए दलहन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, काली मृदा। क्या है? काली मृदा। कौन सी मृदा है? काली मृदा। पहले हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा, अब पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है और काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका रंग है जो काला होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो काली मृदा है महीन बनी होती हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास होते हैं। नेक्स्ट है आपके लाल और पीली मृदा। देख सकते हैं लाल और पीली मृदा, इसका रंग लाल और पीला होता है। यह छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, दक्षिण छोर और पश्चिम घाट पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। क्या है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बन लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। क्या होती है? लेटेराइट जो मृदा है अत्यधिक गहरी तथा अम्लीय होती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, काली जो मृदा है विद्यार्थियों आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और भागों में पाई जाती। इसमें चाय और कॉफ़ी उगाई जाती काली मृदा से। फिर नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इसमें आम, रेतीली और लवणीय होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा वन मृदा। यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन और संरक्षण। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बचने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए? तो अत्यधिक जो सिंचाई हम कर रहे हैं उनको रोका जाए और क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तो इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं आप देख सकते हैं, जो बुक के पीछे दे रखे देख लीजिएगा आप सभी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।